हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपने इस शो में हम एक रिलीजियस सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द अनहोली। यह फिल्म ईयर 1983 में जेम्स हर्बर्ट द्वारा लिखी गई एक बुक श्राइन पर आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें ईयर 1845 का एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट और कुछ अन्य लोगों ने एक औरत को एक पेड़ से लटका रखा है। कुछ रिचुअल्स करने के बाद वह लोग उस औरत के फेस पर एक मास्क लगाकर उसको जिंदा जला देते हैं, जिसके बाद प्रीस्ट उस औरत की आत्मा को एक कॉर्न बेबी डॉल में कैद कर लेता है। अब इसके आगे की कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हम गैरी फैन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं। गैरी एक जमाने में बहुत ही फेमस टीवी न्यूज एंकर हुआ करता था। असल में वह फेक न्यूज फैलाकर फेमस हुआ था, जिससे उसने काफी पैसा भी कमाया था। लेकिन बाद में वह एक फेक स्कैंडल में फंस गया, जिस कारण उसकी जॉब और पैसा सब कुछ चला गया और अब वह मैसेच्यूसेट्स के एक स्मॉल लोकल ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सेंसेशनल न्यूज कवर करता था। गैरी अपनी रिपोर्टिंग के लिए बेनफील्ड के एक छोटे से टाउन में एक स्थानीय किसान के खेत में आता है। वह एक ऐसे मामले की जांच कर रहा था जिसमें उस किसान के मुताबिक कोई उनके पालतू मवेशी यानी गायों पर जुल्म कर रहा था। अब गैरी को यह कहानी कुछ खास सनसनीखेज नहीं लगती। वह वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक उसे पास ही के एक सूखे पेड़ से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देने लगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह वही पेड़ है जहां ईयर 1845 में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, जिसका दृश्य हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। यह पेड़ चर्च के ठीक बगल में ही था। गैरी को पेड़ की खोल के अंदर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने अंदर हाथ डालकर देखा तो उसे जंजीरों से जकड़ी हुई एक कॉर्न बेबी डॉल मिली। इस पर एक तारीख 31 फरवरी 1850 भी लिखी हुई थी। एक ऐसी तारीख जो असल में मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि फरवरी के महीने में कभी भी 31 दिन नहीं होते थे। इसे देखकर किसान ने गैरी को समझाया कि यह एक कॉर्न बेबी डॉल है। यह एक गुडलक गुड़िया है जिसे किसान अक्सर अपने खेतों में अच्छी फसल के लिए गाड़ते हैं। लेकिन इसे देखकर गैरी के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। उसने उस कॉर्न बेबी डॉल को तोड़ दिया और इस पूरी कहानी पर उसने एक खबर लिखी जिसमें उसने यह दावा किया कि किसान के खेत में एक जादू टोने वाली गुड़िया मिली है, जिसके मिलने के बाद से गाँव में शैतानी आफतें आने लगी है। अपनी पुरानी हरकतों की तरह एक बार फिर से उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए एक मन और सनसनीखेज कहानी लिख दी। फिर उसी रात जब गैरी अपनी गाड़ी से वापस लौट रहा था कि तभी अचानक एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। अब उसे बचाने के चक्कर में गैरी की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। गैरी उस लड़की को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन वह लड़की चलते चलते ठीक उसी सूखे पेड़ के सामने जाकर बैठ गई जिसके नीचे से गैरी को वो बेबी डॉल मिली थी। वह लड़की बहुत ज्यादा परेशान और दुखी लग रही थी। उसने गैरी का धन्यवाद किया और फिर तुरंत वह बेहोश हो गई। गैरी उसे गोद में उठाकर तुरंत चर्च की तरफ ले गया, जहां गैरी की मुलाकात फादर हेगन से होती है। गैरी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है और फादर हेगन उसके अंकल है। बचपन से ही एलिस ना तो सुन पाती थी और ना ही बोल पाती थी। तभी चर्च में उनकी फैमिली डॉक्टर नेटली एलिस की जांच करने के लिए आती है। यहाँ होश आने पर एलिस इशारों की भाषा में बात करना शुरू करती है। यह देखकर गैरी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अभी कुछ ही देर पहले उसे बोलते हुए सुना था। इसके बाद नेटली गैरी को लिफ्ट देती है और उसे एक मोटल पर छोड़ देती है। नेटली उसे कहती है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि एलिस ने उसकी शिकायत पुलिस में नहीं की, क्योंकि हर कोई उसकी पिछली हरकतों और उसकी शराब की लत के बारे में अच्छी तरह से जानता था। अगली सुबह चर्च में प्रार्थना चल रही होती है। सेम टाइम पे गैरी एलिस को देखने वहां जाता है। यहाँ एलिस वर्जिन मैरी की मूर्ति के सामने बैठी होती है। तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों से प्रेरित होकर वह अचानक बाहर चली जाती है। फादर हेगन, गैरी और चर्च में मौजूद सभी लोग एलिस के पीछे पीछे चलने लगते हैं। एलिस उसी पेड़ के सामने आकर रुक जाती है। यहाँ उसे एक औरत की आत्मा दिखाई देती है। चर्च में मौजूद बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही फादर हेगन एलिस को छूते हैं, तभी एलिस पहली बार सबके सामने कुछ बोलती है। एलिस सभी लोगों को एड्रेस करती है कि यहाँ एक महिला है जो सभी लोगों से कल फिर यहाँ आने को कह रही है और उसका नाम मैरी है, मतलब मदर मैरी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को यह एक चमत्कार लगता है, क्योंकि ये सभी लोग एलिस को काफी समय से जानते थे और उन्हें पता था कि एलिस बोल और सुन नहीं सकती
सकती, इसलिए सभी लोग इसे मदर मैरी का चमत्कार समझते हैं। इन सभी लोगों में एलिस की डॉक्टर नेटली भी मौजूद थी। उसने एलिस को पहली बार बोलते हुए सुना, इसलिए उसने एलिस पर कुछ मेडिकल टेस्ट भी किए। सभी टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए डॉक्टर नेटली भी कंफ्यूज थी कि आखिर बिना किसी ट्रीटमेंट के एलिस एकदम से कैसे बोलने और सुनने लग गई थी। उधर गैरी अपने पुराने न्यूज चैनल की एम्प्लॉय मोनिका को कॉल करके इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बताता है, लेकिन मोनिका गैरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, जिसका कारण वही था, गैरी का फेक न्यूज बनाना। फिर उसी रात गैरी एक सपना देखता है। सपने में वह एक पुराने घर को देखता है जो झरने के पास बना हुआ है। तभी अंदर से एक डार्क फेस वाला साया निकलता है और यह साया गैरी पर हमला कर देता है। इसी डर में गैरी की नींद खुल जाती है। अगले दिन एलिस से मिलने बहुत सारे लोग आते हैं। इनमें एक छोटा बच्चा भी था जो चल नहीं सकता था और वह एक व्हील चेयर पर बैठा था। एलिस उसे मैरी पर भरोसा रखने और उठकर चलने के लिए कहती है और देखते ही देखते वो बच्चा भी उठकर चलने लगता है। लोगों की नजर में यह एक चमत्कार था जिसे एलिस ने किया था। सभी लोग एलिस के आगे झुककर प्रार्थना करने लगते हैं। गैरी इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करता है और अब यह इंसिडेंट एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोस्टन से बिशप गेल आ चुके हैं, जो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वह बताते हैं कि कैसे इससे पहले भी 3 अन्य जगहों पर भी मदर मैरी के होने के साइन मिले थे, जिसे बाद में वेटिकन ने श्राइन की उपाधि दी थी। इसके बाद बिशप गेल वेटिकन से आए एक एक्सोर्सिस्ट फादर मोनसिन्योर डेलग्रेड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर फादर डेलग्रेड समझाते हैं कि किसी भी चमत्कार को मान्य ठहराने के लिए उसे 3 विशिष्ट परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। पहला ये कि चमत्कार करने वाले व्यक्ति को किसी ऐसे बीमार व्यक्ति को ठीक करना होगा जिसकी बीमारी का इलाज मेडिकली इम्पॉसिबल हो, यानी उस बीमारी का कोई इलाज ना हो। दूसरा, इलाज तत्काल होना चाहिए और तीसरा, इलाज संपूर्ण होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ये सब लोग क्रिश्चियन धार्मिक संस्थान से आए थे, जो ये प्रमाणित करने वाले थे कि एलिस सही में चमत्कार कर सकती है या नहीं। दूसरी तरफ फादर हेगन को देखें तो वो भी थोड़े से असमंजस में लग रहे थे और ऊपर से उन्हें उसी सूखे पेड़ के पास से टूटी हुई डोल भी मिल जाती है जिसे गैरी ने तोड़ा था। तभी वही डार्क फेस वाला साया उस पेड़ से निकलता है। यह साया फादर हेगन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन किसी तरह वह इससे बच जाते हैं। इसके बाद फादर हेगन गैरी से मिलते हैं। वह उसके लिए एलिस के साथ किए गए इंटरव्यू से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें डर था कि गैरी अपने फायदे के लिए इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ ही वह गैरी से एक बात कहता है कि जहाँ ईश्वर का घर बनता है वहाँ शैतान भी अपना घोंसला बना लेता है। असल में वह एलिस को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उनको लगता था कि शैतान एलिस पर हमला कर सकता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि फादर हेगन को स्टेज 4 लंग कैंसर है और उनके पास बहुत कम समय बचा है। अगले सीन में हम फादर हेगन, फादर डेलग्रेड और गैरी को चर्च में देखते हैं, जहां एलेक्स एक बहुत ही सुंदर गाना गाती है। यह एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी कि उसने सिर्फ 2 ही दिनों में इतने मुश्किल गाने गाना सीख लिए थे। तभी अचानक फादर हेगन दर्द के मारे गिर पड़ते हैं। उन्हें हार्ट अटैक आता है। एलिस दौड़कर उनके पास गई। फिर एलिस ने उन्हें छुआ और उनसे वर्जिन मैरी पर भरोसा करने को कहा। उसके ऐसा करते ही फादर हेगन तुरंत ठीक हो गए। उसी पल फादर हेगन ने एलिस के पीछे उसी काली आत्मा को भी देखा। यह एक बहुत ही भयानक नजारा था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इससे यह डरावना शक पैदा हुआ कि चमत्कार के लिए जिम्मेदार चीज वर्जिन मैरी नहीं हो सकती। फादर डेलग्रेड और बाकी सब ने भी यह घटना देखी और वे सब हैरान रह गए। इस घटना से फादर हेगन का लंग कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया था। अब चमत्कार को मान्यता देने के लिए जरूरी 3 शर्तें भी पूरी हो गई थी। फादर हेगन एक लंबे समय से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पूरी तरह से ठीक थे। यह इलाज तुरंत किया गया था, इसलिए चर्च अथॉरिटीज और एक्सपर्ट ने इसे ऑफिशियली एक असली चमत्कार घोषित कर दिया। इस घटना ने इंटरनेशनल लेवल पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। गैरी को भी इस न्यूज के कारण मोनिका की तरफ से ऑफर्स मिलने लगे, जिसपे गैरी ने एडिटर के तौर पर अपनी पोस्ट वापस लेने की मांग की। इस बीच डर के मारे बेनफील्ड के कुछ लोग शहर छोड़कर भागने भी लगे थे। उनको ऐसा लगता है कि यह शैतान का काम भी हो सकता है। गैरी डॉक्टर नेटली के साथ डिनर पर जाता है, जहां नेटली उसे कॉर्न बेबी डॉल की एक कहानी के बारे में बताती है। नेटली बताती है कि इन कॉर्न बेबी डॉल्स को किसान गुड लक के लिए खेतों में गाड़ते तो थे, लेकिन इनका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बुरी आत्माओं को काबू में करने के लिए भी किया जाता था। इसके साथ ही इनके ऊपर अक्सर एक उल्टा क्रॉस बना होता था और एक इम्पॉसिबल डेट भी लिखी होती थी, ताकि देखने वाले लोग समझ जाएं और डॉल के नेचर को पहचान सके। गैरी इससे थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने
उसने पहले ही ऐसी एक डोल तोड़ दी थी। अगली सुबह गैरी नेटली के साथ टहलने जाता है। वे झरने के पास उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे गैरी ने अपने सपनों में देखा था। असल में यह जगह भी चर्च की ही प्रॉपर्टी थी जो अब सुनसान और वीरान पड़ी थी। गैरी की उस जगह को लेकर बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे एक बार फिर से झरने के पानी में से उसी काले चेहरे वाली आत्मा की झलक दिखती है। वहीं दूसरी तरफ फादर हेगन को चर्च के अंदर एक डायरी मिलती है। यह साल 1845 के एक पादरी की डायरी थी। इस डायरी में हर एक बात उसके पन्नों में साफ साफ लिखी हुई थी। इस डायरी के जरिए फादर हेगन को आखिरकार वहाँ हो रही सभी चमत्कारी घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता चल जाता है। इस डायरी को पढ़कर फादर हेगन बुरी तरह हिल जाते हैं, जिसके बाद यहीं पर उन्हें वही काले चेहरे वाली आत्मा परेशान करने लगती है और आखिरकार फादर हेगन को चर्च में ही फांसी पर लटकाकर खत्म कर देती है। बिशप गेल को फादर हेगन की मौत बस एक सुसाइड लगता है। इस घटना को वह गैरी की मदद से छुपा देते हैं और उनकी मौत का रीजन हार्ट अटैक डिक्लेयर कर देते हैं। वे एलिस को भी यह बात बताते हैं, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिस गैरी को इंटरव्यू दे रही होती है, जिसके दौरान गैरी एलिस से इनडायरेक्टली पूछता है कि शायद उसके चमत्कार शैतानी भी हो सकते हैं। गैरी यहाँ उसे फादर हेगन की वार्निंग के बारे में भी बताता है। इंटरव्यू के दौरान एलिस पोजेस्ड स्टेट में आ जाती है। वह कहती है कि शक श्रद्धा को कम करता है, इससे श्राप लगता है, इसलिए उस पर बिना शक किए यकीन करना चाहिए। इसके बाद उसी रात गैरी इंटरव्यू की वीडियो को देख रहा होता है। तभी वह स्लो मोशन में रिवाइंड करके देखता है तो उसे क्लियरली वही ब्लैक फेस वाली आत्मा दिखाई देती है। इसके साथ ही उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है और यह आत्मा उसे फिर से डरा देती है। अगले दिन गैरी नेटली के साथ चर्च के आर्काइव्स में जाता है, जहां उसे वही पुरानी डायरी मिलती है जो साल 1845 के किसी प्रीस्ट की थी और जिसे फादर हेगन ने भी पढ़ा था। इस डायरी के अकॉर्डिंग साल 1845 में मैरी नाम की एक औरत हुआ करती थी जो शैतान की पूजा किया करती थी। उसने भी बहुत सारे चमत्कार किए थे और इन चमत्कारों के बदले में वह लोगों की आत्मा पर कब्जा कर लेती थी। उसने शैतान से ये सौदा कर रखा था कि जितनी ज्यादा आत्माएं उसे मिलेंगी वह उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनती जाएगी। बाद में इसी कारण उसे उस टाइम के प्रीस्ट ने जिंदा जला दिया था और उसकी शैतानी आत्मा को कॉर्न बेबी डॉल में कैद कर दिया था। गैरी को अब सब कुछ समझ आ चुका था और तभी यह गोश्त उनके ऊपर भी हमला करती है, लेकिन गैरी और नेटली दोनों वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। गैरी को मोनिका की कॉल आती है, जिसमें वो गैरी को बताती है कि उसे उसकी पुरानी जॉब वापस मिल गई थी। लेकिन अब गैरी इस न्यूज को टेलीकास्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि असल में यह कोई मैरी का चमत्कार नहीं बल्कि एक शैतानी भ्रम था। और इसके साथ ही जितने ज्यादा लोग एलिस को देखेंगे, उसमें आस्था रखेंगे, एलिस के अंदर के शैतान की ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन मोनिका फिर भी इस न्यूज को टेलीकास्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस रात को उसी सूखे हुए पेड़ के पास एक बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन करती है। गैरी वही डायरी लेकर बिशप गेल और फादर डेलग्रेट के पास जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है, लेकिन बिशप गेल हंसते हुए कहते हैं कि यह सब उन्हें पहले से ही पता था, इसके रिकॉर्ड उनके पास पहले से ही थे। असल में बिशप गेल यहाँ पर एक श्राइन बनाना चाहते थे, जिसके बाद लाखों लोग यहाँ विजिट करेंगे, जिससे चर्च के पास पैसा ही पैसा होने वाला था। मतलब सारा खेल बस पैसे का ही था। फादर डेलग्रेट भी यह बात सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह एक क्लियर पॉलिटिक्स थी, जिसमें बिशप गेल लोगों की आस्था को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। गैरी बिशप गेल को एक्सपोज करने की धमकी भी देता है, लेकिन बिशप गेल उसकी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि गैरी पहले से ही झूठी खबरें बनाने के लिए बदनाम था। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैरी चर्च के कुछ आर्काइव्स को पढ़ता है, जिसमें उसे मैरी का एक स्टेटमेंट मिलता है। इसमें लिखा था कि मैरी का एक बेटा भी था और मैरी ने शैतान के साथ जो डील की थी उसके मुताबिक उसकी आत्मा सिर्फ उसकी ही ब्लड लाइन को पोजेस्ट कर सकती थी। फिर मैरी ने एलाइस को इसलिए पोजेस्ट किया था क्योंकि वह उसी की ही वंशज थी। यह सारी बातें गैरी फोन पर नेटली को बता रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मैरी का गोश्त आ जाता है और वह गैरी पर हमला करने लगता है। मगर तभी वहाँ पर फादर डेलग्रेट आ जाते हैं और उस गोश्त को भगा देते हैं। अब उन्हें भी गैरी की बातों पर यकीन हो जाता है और वह अब मैरी की शैतानी आत्मा को वापस से कॉर्न बेबी डॉल में कैद करने का प्लान बनाते हैं। उधर एलिस ने शहर के सभी लोगों को अपने आयोजित फेस्टिवल में बुलाया था। बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच भी चुके थे। एलिस उन्हें अपनी श्रद्धा मैरी के प्रति समर्पित करने के लिए कह रही थी और इस फेस्टिवल को मोनिका लाइव टेलीकास्ट भी कर रही थी, जिसे लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे। दूसरी तरफ चर्च के अंदर फादर डेलग्रेट मैरी की शैतानी आत्मा को डोल में कैद करने के लिए किए जाने वाले रिचुअल्स की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके सामने का क्रूसीफिक्स जलने लगता है। यह क्रॉस जलते हुए फादर डेलग्रेट के ऊपर गिर जाता है, जिससे वह जलकर खत्म हो जाते हैं। उधर बहुत सारे लोग एलिस को सुन रहे थे, जिससे उसकी ताकत और बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों की श्रद्धा से ही उसकी ताकत बढ़ती थी और इस ताकत को कम
करने के लिए इस श्रद्धा को तोड़ना बहुत जरूरी था, जो सिर्फ शक पैदा करके ही किया जा सकता था। इसलिए इसे रोकने के लिए गैरी कुछ प्लान करता है। गैरी और नेटली एलिस के पास फेस्टिवल वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। नेटली एलिस को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि मैरी असल में मैरी नहीं, एक डेविल है, इसलिए उसकी बात मत सुनो। गैरी वहाँ पर आए सभी लोगों से झूठ बोलता है कि यह सब चमत्कार एक अफवाह है। वह एलिस से कहता है कि उसका बहरापन अपने आप ही हो गया था। वह उस बच्चे के पैर के ठीक होने को एक प्लेसिबो इफेक्ट बताता है। वह सभी लोगों से अपनी श्रद्धा गॉड में ही बनाए रखने के लिए कहता है। अब क्योंकि उसकी पहले से ही इमेज ऐसी थी कि वह फेक न्यूज बनाता है, इसलिए सभी लोग उसकी बात पर भरोसा करने लगते हैं। एलिस को भी अब गैरी और नेटली की बात समझ आ जाती है और वह भी पब्लिकली सबको मैरी के खिलाफ कर देती है, क्योंकि एलिस अभी एक टीनेजर थी। उसका बहरापन दूर तो हो गया था, लेकिन वह मैरी के बहकावे में आ गई थी, क्योंकि वह उसी की ही वंशज थी। अब जैसे ही लोगों का फेथ मैरी के ऊपर से कम होता है तो मैरी गुस्से में इस पेड़ से बाहर आ जाती है। वह सबको डराती है और सबसे पहले वह बिशप गेल के सीने पे हाथ रख के उसे जलाकर खत्म कर देती है। इसके बाद मैरी गैरी पर भी हमला करने आती है, लेकिन एलिस गैरी के सामने आकर उसे बचा लेती है और मैरी अपनी ही वंशज पर हमला कर देती है, जिससे मैरी का गोश्त जलकर खत्म हो जाता है। हम यह देखते हैं कि मैरी के गोश्त के खत्म होते ही एलिस की भी जान चली जाती है, लेकिन यहाँ पर गैरी पहली बार गॉड से यह प्रार्थना करता है कि वह एलिस की जान बख्श दे। फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद एलिस जिंदा हो जाती है, मगर अब उसकी बोलने और सुनने की शक्ति चली गई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एलिस पर लगा हुआ कर्स अब खत्म हो गया है। गैरी एलिस को उसकी लाइफ को बचाने के लिए थैंक्स भी कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मिलकर फादर हैगन की ग्रेव पर जाते हैं और उन्हें याद करते हैं, लेकिन तभी चर्च के अंदर हम यह देखते हैं कि मदर मैरी की मूर्ति की आंखों से खून निकल रहा होता है, जिसका यह मतलब हो सकता है कि मैरी का गोश्त अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ होगा। दर्शकों को इसी कंफ्यूजन में छोड़ते हुए यह मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म दी अनहोली की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।